माहीन, एक 17 साल की खामोश गहरी आंखों वाली लड़की, जो कम बोलती थी मगर बहुत कुछ कहती थी। इसके चेहरे पर जैसे कोई राज लिखा हो, जैसे कोई दर्द छुपा हो। इसकी मां ज़ीनब के लिए वो सब कुछ थी। शौहर के बाद वही तो था जिसके लिए ज़ीनब जीती थी। माहीन स्कूल जाती, खामोशी से आती, खाने के बाद अपने कमरे में बंद हो जाती। ना किसी से बात, ना हंसी, ना खेल। ज़ीनब को फक्र थी, लेकिन माहीन सिर्फ इतना कहती, अम्मी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक जाती हूँ। लेकिन एक दिन माहीन के स्कूल से आने का वक्त हुआ, मगर वो ना आई। 1 घंटा, 2, फिर शाम। ज़ीनब ने स्कूल फोन किया, कहा बीबी वो तो आ जाए ही नहीं। जमीन जैसे खसक गई हो ज़ीनब के कदमों से। इधर मोहल्ले वाले जुमा हो गए। किसी ने कहा आजकल की लड़कियां खुद ही भाग जाती हैं। कोई बोला शायद किसी के साथ ताल्लुक हो। ज़ीनब चीखी, माहीन ऐसी नहीं है, वो मेरी बच्ची है, मेरा गुरूर है। फिर पुलिस गई, थानेदार ने फाइल खोली और जैसे तंजिया मुस्कुराया, चची लड़की ऐसे ही गायब हो जाती हैं, 2 दिन में आ जाएगी। ज़ीनब की दुनिया उजड़ चुकी थी, मगर किसी और के लिए ये सिर्फ एक केस था, एक और फाइल। ज़ीनब ने रात को माहीन का कमरा खोला, हर चीज वैसा ही थी, मगर तकिए के नीचे से एक डायरी निकली। डायरी का पहला सफ़ा खाली था, दूसरे सफ़े पर लिखा था, वो मुझे हर जगह देखता है। ज़ीनब ने डायरी को सीने से लगा लिया, जैसे बेटी की सांसें बाकी हूँ इसमें। माहीन के गम होने को 2 दिन हो चुके थे, ना कोई इत्तिला, ना कोई सुराग, और ना ही किसी का ध्यान। ज़ीनब हर दरवाजे पर गई, हर आने वाले से पूछा, मेरी बेटी देखी? वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी, मगर सब ने आंखें चुरा लीं। पुलिस अब भी यही कह रही थी, चची सब्र करो, बाज़ औक़ात लड़कियां खुद भी जाती हैं। ज़ीनब के दिल से आवाज़ निकली, माहीन ऐसी नहीं थी। और फिर वही डायरी जिसे ज़ीनब ने माहीन के तकिए के नीचे पाया था, अब वही इसका वाहिद सहारा थी। डायरी के अगले सफ़हात पर खौफ था, दर्द था, सच था। एक सफ़े पर लिखा था, इसने कहा अगर किसी को बताया तो मेरी मां मर जाएगी। मैं रोज स्कूल के रास्ते में एक बाइक वाले को देखती हूँ, वो मुझे देखता नहीं, छानता है। मेरी एक दोस्त ने कहा कुछ चीजें चीखने से नहीं, खामोश रहने से बचती हैं। ज़ीनब की आंखें नम थीं, मगर अब वो डरने वाली नहीं थी। ज़ीनब की भतीजी ने माहीन की तस्वीर के साथ एक पोस्टर लिखी, मेरी बहन माहीन लापता है, कोई मदद करे। एक हैशटैग शुरू हुआ, #वेराइज माहीन। कुछ दिनों में लोगों ने आवाज बुलंद की, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मगर पुलिस अब भी खामोश। ज़ीनब अब हर घंटे, हर लम्हे सिर्फ एक चीज सोचती थी, मेरी बेटी कहाँ है। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। एक शख्स आया जो कैमरा के साथ वीडियो बनाता था। इसने कहा, मैं यूट्यूबर हूँ, गुमशुदा अफराद पर डॉक्यूमेंटरीज बनाता हूँ, मुझे माहीन की कहानी सुनाइए। ज़ीनब ने पहली बार किसी को दिल से बात की, पहली बार किसी ने वाकई सुना। यूट्यूबर ने डायरी ली, स्कूल से बात की, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज निकाली, और कुछ ऐसा मिला जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक फुटेज में माहीन स्कूल के बाहर किसी को देख रही थी, चेहरा धुंधला था, मगर आंखों में खौफ था। यूट्यूबर ने वीडियो अपलोड की, और फिर धमकी आमेज कॉल्स आना शुरू हो गईं। इस मामले से दूर रहो, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। लेकिन अब बात सिर्फ माहीन की नहीं रही थी, अब ये लड़ाई थी सच और खामोशी के दरमियान। कहते हैं, जब कोई बहुत चीखता है और दुनिया ना सुने, तो फिर सोशल मीडिया सुनता है। माहीन की गुमशुदगी की खबर अब एक खबरी हाईलाइट बन चुकी थी। लोग तबसरे कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, और हैशटैग अब आलमी सतह पर फैल रहा था। #जस्टिस फॉर माहीन, #ब्रन माहीन बाक, #सिलेंसी स्क्रीम। उसी शोर में यूट्यूबर हारिस, एक पुरजोश नौजवान जिसने दर्जनों लापता केसेस पर वीडियोस बनाए, अब माहीन के केस में कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो चुका था। हारिस ने एक नया वीडियो टाइटल किया, माहीन सच जो छुपा है मगर जिंदा है। वीडियो में इसने वो क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन क्लिप दिखाया, माहीन की डायरी के इक्तिबासात पढ़े, और स्कूल के अमले के इंटरव्यूज शामिल किए। और फिर एक धुंधले चेहरे की तस्वीर सामने लाई, एक मोटा सा आदमी काले कपड़ों में, जो स्कूल के बाहर 3 दिन मुसलसल खड़ा नजर आया। कभी किसी लड़की से बात नहीं की, मगर वहाँ था हर रोज खामोशी से। हारिस ने सवाल उठाया, ये कौन है, क्यों खड़ा होता था स्कूल के बाहर, और क्या माहीन को पता था? वीडियो रातों रात वायरल हो गई। तब एक नई कहानी ने जन्म लिया।
रात को हारिस के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जब इसने झांका कोई नहीं था, मगर जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। इसमें सिर्फ एक पर्ची थी, बाज आ जाओ वरना तुम्हारा अंजाम माहिन जैसा होगा। अब हारिस को यकीन हो चुका था, ये सिर्फ गुमशुदगी का केस नहीं, ये साजिश है। इसने राबिता किया एक साबिक पुलिस अफसर से, अफसर मुबीन शाह, जिसे बदनवानी के खिलाफ बोलने पर निकाला गया था। अब वो खुफिया तौर पर सच तलाश करता था। मुबीन ने कहा, बेटा अगर वाकई सच जानना चाहते हो तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि ये मामला गहराई में है और खतरनाक है। हारिस, मुबीन और ज़ीनब अब 3 लोग थे, मगर इनका मुकाबला एक पूरी ताकत से था। माहिन की डायरी में कुछ और सफ़हात भी मिले जिन्हें पहले नज़रअंदाज किया गया था। इन पर नंबरों के कोड, तारीखें और कुछ अनजान नाम थे। मुसला, क्लब 31, 7 से 45, वो आएगा। इसने कहा, ये सब खेल है और मैं सिर्फ एक पे हूँ। हर लफ्ज, हर सतर माहिन की रूह की पुकार थी। और अब इनके सामने था एक दरवाजा जिसे खोलना आसान नहीं था। 3 हफ्ते गुजर चुके थे, माहिन का कोई सुराग नहीं मिला। दूर दूर तक कोई भी इसकी गुमशुदगी का जवाब देने से कासिर था। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो ज़ीनब की जिंदगी का रुख बदलने वाला था। ये रात का वक्त था। ज़ीनब अपने कमरे में बैठी हुई थी। यादें, खौफ, उम्मीदें सब एक जगह मिल चुकी थीं। इसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ज़ीनब दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाजा खोला और फिर इसकी आंखों के सामने एक थैला पड़ा था। ये माहिन का जिस्म था, मगर एक खौफनाक हकीकत थी। वो सिर्फ लाश नहीं थी, वो एक पैगाम थी। ज़ीनब ने वो थैला खोला और इसमें माहिन की लाश मिली, मगर कुछ और भी था। इसके जिस्म पर कुछ अजीब कोड्स थे, जैसे किसी जबान में लिखे गए हों। ज़ीनब की आंखों में दहशत थी, लेकिन वो रुकी नहीं। इसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की और रिपोर्ट ने कुछ अजीब हकीकत को बेनकाब किया। माहिन के जिस्म पर एक अनोखे निशान थे, जो कि किसी मखसूस गिरोह की अलामत थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक और चीज निकल कर आई। वो क्लब 31 का जिक्र था, जो पहले ही माहिन की डायरी में मौजूद था, लेकिन इसमें नई तफसील थी। ये क्लब महज एक मुलाकात नहीं थी, ये इन लोगों की एक इज्तिमाई जगह है, जहां ताकतवर लोग नौजवान लड़कियों को शिकार बनाते हैं। अब ज़ीनब के दिल में एक और सवाल था, क्या ये वही लोग हैं जो माहिन के पीछे थे? और अगर हम, तो इसका क्या मकसद था? क्या वो भी इनके साथ थे, या वो इस गेम का हिस्सा बनने वाली थी? इस तहकीक ने पूरे केस को एक नया रुख दे दिया। ज़ीनब ने हारिस और मुबीन को बुलाया और एक नए सिरे से तफ्तीश शुरू हुई। क्लब 31 ये एक पोशीदा गैर कानूनी तंजीम थी, जो नौजवान लड़कियों को शिकार करती थी और इनकी जिंदगियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती थी। क्या माहिन इस खेल का हिस्सा थी? क्या वो भी इन लोगों के हाथों में थी, या फिर ये सब कुछ इससे कहीं ज्यादा था? ये सवालात अब इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे और इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। एक दिन हारिस और मुबीन ने एक खुफिया गवाह से मुलाकात की, जो कि एक साबिका रुकन था, और इसने बताया, क्लब 31 के लोग सिर्फ जिस्म नहीं चाहते, वो ज़हन को कंट्रोल करते हैं। वो लड़कियों को इनके जज्बात और ख्वाबों का गुलाम बनाते हैं। अब तक का सफर खौफनाक था, मगर इस सफर का इख्तिताम वो अभी तक दूर था। माहिन की लाश मिलने के बाद ज़ीनब की जिंदगी की हंसी खुशी खत्म हो चुकी थी। अब वो एक और जंग में जकड़ी हुई थी, जंग सच के लिए, इंसाफ के लिए। मगर क्या वो इस जंग में कामयाब हो पाएगी? ये सवाल हर पल इसके जहन में गूंज रहा था। माहिन की डायरी में मजीद गहरा इशारे मिलने लगे। एक रात ज़ीनब और मुबीन ने मिलकर इनको दोबारा पढ़ा, और फिर इन्हें एक और कोड नजर आया जो पहले नजरअंदाज किया गया था। क्लब 31 का दरवाजा 3 दिन बाद खुलेगा, वो जो नहीं जानते वो हमें समझते नहीं। ज़ीनब ने फौरन हारिस को बताया और इसने अपने साथ काम करने वाले लोगों से राबिता किया। इन्होंने इसको मजीद मालूमात दी, और यही वो वक्त था जब ज़ीनब को ये अंदाजा हुआ कि इसके सामने जो हकीकत है वो एक इंतहाई ताकतवर और खुफिया नेटवर्क का हिस्सा है। क्लब 31 दरअसल एक ग्लोबल नेटवर्क था, जो न सिर्फ लड़कियों को निशाना बनाता था, बल्कि इसके पीछे ताकतवर कारोबारी, सियासी और समाजी लोग थे। ये एक ऐसी तंजीम थी जो दुनिया भर में फैल चुकी थी। हर शहर में इसके अपने लोग, अपनी ताकत और अपनी हिकमत अमली थी। ज़ीनब और हारिस ने एक गहरी तहकीक शुरू की। इन्होंने मुख्तलिफ शहरों के लोगों से मालूमात जमा की, और फिर इनके सामने एक ऐसा राज आया जो न सिर्फ माहिन
बल्कि बेशुमार लड़कियों की जिंदगियों को मुतासिर कर रहा था। क्लब 31 वो जगह थी जहां नौजवान लड़कियों को एक खास मकसद के लिए तरबियत दी जाती थी। ये तरबियत जिस्मानी नहीं थी बल्कि ज़हनी थी, और जब लड़कियां इस तंजीम के चुंगल में फंस जाती थीं, तो वो इसके अगले कदम के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। इन लड़कियों का असल मकसद था दुनिया भर में कारोबारी सरगर्मियां और बदनाम सेलिब्रिटीज के लिए इनका इस्तेमाल, यहाँ तक कि कुछ अहम सियासतदान भी इनके साथ थे। मगर ये सब कैसे होता था? वो कैसे लड़कियों को अपनी गिरफ्त में ले लेते थे? किया माहिम भी उसी नेटवर्क का शिकार थी। किया वो एक खुफिया मिशन पर थी जो अब इसकी जिंदगी के आखिर तक जारी रहना था। एक दिन हारिस को एक नई मालूमात मिली। क्लब 31 की एक रुकन जो इस नेटवर्क से बचकर निकल आई थी, अब इसकी जिंदगी खतरे में थी। इसने अपना नाम छुपाया था, मगर हारिस ने इससे मुलाकात की। वो रुकन बता रही थी, हमें यकीन था कि हम आज़ाद हैं, मगर जब आपके सामने सच आता है तो आपको अपनी जिंदगी का खतरा झेलना पड़ता है। वो लोग बहुत ताकतवर हैं और वो आपको अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। ये गवाही एक नए राज की तरफ इशारा कर रही थी। क्लब 31 अब एक आलमी सतह पर चलने वाली सल्तनत थी, जो लड़कियों को सिर्फ अपने मकासद के लिए नहीं बल्कि इनके ख्वाबों को भी छीन लेती थी। अब ज़ीनब को ये बात समझ आ चुकी थी, ये सिर्फ माहिम का नहीं, ये इन हजारों लड़कियों का मामला है जो इस नेटवर्क का शिकार हो चुकी हैं। ज़ीनब ने हारिस और मुबीन के साथ मिलकर फैसला किया कि अब इस खेल में किसी का खौफ नहीं है। ये जंग लड़नी है, सिर्फ एक नहीं बल्कि हर लड़की के लिए जो कभी इस जाल में फंस चुकी है। जब आप सच के लिए लड़ने निकली, तो कभी कभी ये लगता है कि आप अपने दुश्मनों को नहीं बल्कि अपने आप को भी शिकस्त दे बैठेंगे। लेकिन जब इस जंग का मकसद इतना बड़ा हो, तो फिर खौफ का नामो निशान मिट जाता है। ज़ीनब ने फैसला किया कि वो क्लब 31 की हकीकत को बेनकाब करेगी, और इसका एक ही तरीका था, सच को फैलाना हर मुमकिन रास्ते से। लेकिन ये रास्ता इतना सीधा नहीं था। हारिस और मुबीन के साथ ज़ीनब ने तहकीकात की शिद्दत में इजाफा किया। इन्होंने इंटरव्यूज किए, खुफिया ज़राए से मालूमात हासिल की और चंद अहम गवाहों तक पहुंचे। मगर इनकी जिंदगी हर दिन खतरे में थी। इनकी कामयाबी का मतलब था कि वो इस नेटवर्क के लिए एक बड़ी धचका बनने वाले थे। सच के करीब आने पर इनकी जिंदगी के दरवाजे बंद हो गए। हर तरफ धमकियां, खौफ और खतरे की घंटियां थीं। हारिस को एक दिन गली में पीछे से धकेलकर गिराया गया और मुबीन को एक रात अनजान अफराद ने उठा लिया। तुम लोग नहीं जानते तुम किससे खेल रहे हो, ये आवाज इनके कानों में गूंज रही थी जब वो मुबीन को धकेलकर एक गोदाम में ले गए। और फिर वो गोदाम पूरा शहर की एक बड़ी तंजीम का हिस्सा था। ज़ीनब, जो अब अकेली रह गई थी, ने फैसला किया कि वो कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि इसकी जंग सिर्फ इसके लिए नहीं थी बल्कि हर लड़की के लिए थी जो इस जाल का शिकार हो चुकी थी। वो जान चुकी थी कि इस जंग में जीतने का वाहिद रास्ता सच का फाश होना था। ज़ीनब ने एक सहाफ़ी आयद करदा से मदद तलब की, जो कि इसके पुराने दोस्त थी और हमेशा सच्चाई के पीछे थी। आयद करदा ने इसकी मदद की और मिलकर इन्होंने वो वीडियो तैयार की जो इस नेटवर्क के राज को बेनकाब करने वाली थी। ये वीडियो में पहली बार दिखाया गया क्लब 31 के अरकान, इनके चेहरे और इसके साथ साथ वो इनकी कार्रवाइयां जो अब तक छपाई गई थीं। लेकिन सच्चाई का रास्ता आसान नहीं था। वीडियो अपलोड होते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया। ये वीडियो लम्हों में वायरल हो गई और पूरी दुनिया में ये सच्चाई फैलने लगी। इस वीडियो का असर इतना जबरदस्त था कि मीडिया ने इसे अपने प्रोग्राम्स में शामिल किया और फिर अवामी एहतजाज शुरू हो गए। सच का पर्दा चाक हो चुका था, मगर इस सच के सामने आने का एक बहुत बड़ा खतरा था। एक दिन इनकी तहकीकात में एक गवाह सामने आया, जो कि वो बच्ची थी जिसे क्लब 31 के अरकान ने इसके ही घर से अगवा किया था। वो बच्ची अब अपने तमाम तजुर्बात को बेखौफ होकर सच बोल रही थी। लेकिन जब सच सामने आया, तो वो इस गवाह को खामोश कराने के लिए कुछ भी कर सकते थे। और इनका पहला कदम वो बच्ची की जान लेकर इसे हमेशा के लिए खामोश करना था। ज़ीनब, हारिस और मुबीन अब एक ऐसी जंग में शामिल हो चुके थे जिसके नताइज वो अभी तक नहीं जानते थे। मगर इनका मकसद इतना वाज़ेह था कि वो पीछे नहीं हट सकते थे। सच को बेनकाब करने के बाद ज़ीनब और इसके साथियों के लिए ये वक्त एक नई लड़ाई का आगाज बन चुका था। लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ इनकी नहीं थी, ये लाखों लड़कियों की थी
जिनकी आवाजें सच तक पहुंचने से पहले ही खामोश कर दी गई थीं। क्लब 31 का राज अब दुनिया के सामने आ चुका था, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए लोगों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इनका इक़्तिदार कभी भी खत्म होने वाला नहीं था। पहला कदम था अदालत में जाने का। ज़ीनब ने अपने तमाम सबूत, वीडियोस, गवाहों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया। ये एक लंबा, दर्दनाक और पेचीदा अमल था। अदालत में एक ताकतवर वकील, आदिल, ने इनका साथ दिया, जो हमेशा सच की जंग लड़ने के लिए मशहूर था। लेकिन जैसे ही केस अदालत में आया, इसकी पेचीदगियां और बढ़ गईं। क्लब 31 के अरकान ने हर मुमकिन तरीके से सच्चाई को दबाने की कोशिश की, लेकिन इनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी, क्योंकि अब अवामी राय इनके खिलाफ हो चुकी थी। एक दिन अदालत में ज़ीनब ने अपनी बेटी की गुमशुदगी और इसके बाद की तमाम तकालीफ को खुलकर बयान किया। इसकी गवाही इतनी जज्बाती थी कि पूरी अदालत में एक सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ मेरी बेटी का नहीं, ये हर इस लड़की का मामला है जो कभी आवाज नहीं उठा सकी। लेकिन जैसे ही केस में पेशरफत हुई, क्लब 31 के अरकान ने एक और शातिराना कदम उठाया। इन्होंने एक अहम गवाह को खामोश करने के लिए इसे कत्ल कर दिया। ये कत्ल पूरे शहर में एक हलचल का बाइस बना। ये कत्ल ज़ीनब के लिए एक नया धचका था, लेकिन इसके इरादे कमजोर नहीं हुए, बल्कि मजीद मजबूत हो गए। अब इस केस में एक नया मोड़ आया। एक दिन अदालत में एक ताकतवर वजीर ने अपनी गवाही दी। इस वजीर का ताल्लुक भी क्लब 31 से था, मगर इसने अपनी गलतियों का इतिराफ किया और अपने आप को इंसाफ के सामने पेश किया। ये इतिराफ अदालत की सबसे बड़ी कामयाबी बन गया, क्योंकि इस वजीर की गवाही ने क्लब 31 के अरकान के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया। अब तक पूरे शहर में सच्चाई की आवाज गूंज रही थी, और फिर एक दिन वो लम्हा आया जब अदालत का फैसला आया। क्लब 31 के तमाम अहम अरकान, जिनमें सियासतदान, कारोबारी अफराद और दीगर ताकतवर लोग शामिल थे, इन्हें अदालत ने मुजरिम करार दे दिया। इनके खिलाफ अदालत का फैसला आ चुका था, और ये फैसला तारीख का एक अहम संगमेल बन गया था। सच हमेशा फतह पाता है, चाहे इसके लिए कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़ी। क्लब 31 के अरकान को अदालत ने जेल भेज दिया, और ज़ीनब और इसके साथियों ने अपनी फतह की खुशी मनाई। लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक खला रहा, वो खला जो इनकी बेटी की कमी की सूरत में था। मेरी बेटी अब भी जिंदा है, हर इस आवाज में जो सच के लिए अटटी है। ज़ीनब की जीत एक अलामत थी, एक पैगाम था दुनिया भर के लोगों के लिए कि ज़ुल्म के खिलाफ आवाज उठाना कभी बेकार नहीं जाता। ये सिर्फ वक्त की बात है कि सच दुनिया तक पहुंच ही जाता है। लेकिन ये सिर्फ ज़ीनब की नहीं, बल्कि इन तमाम लड़कियों की जीत थी जो इस नेटवर्क के हाथों कुर्बानी बन चुकी थीं। ज़ीनब की आंखों में एक नई रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो उम्मीद की थी, जो हर सच के लिए लड़ने वाले के दिल में होनी चाहिए। और ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि इन सब की है जो कभी भी खामोश ना रही, जो सच के लिए आवाज उठाते हैं और जिनकी आवाज कभी भी मध्यम नहीं होती।